अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट किया हुआ है और पिछले लेक्चर्स में हमने सॉलिड्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ा है। आज से इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मुराद होता है कि हमारे जो सॉलिड्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, वो इलेक्ट्रिसिटी के कितने अच्छे या बुरे कंडक्टर हैं, ठीक है, और कौन कौन सा मटेरियल है जिसमें आसानी से करंट फ्लो कर सकता है और किस मटेरियल में करंट आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, और वजह क्या है, किस बुनियाद पर करंट फ्लो कर सकता है और करंट फ्लो नहीं कर सकता, और सॉलिड्स को हम उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, उनकी करंट गुजारने की सलाहियत की बुनियाद पर डिफरेंट कैटेगरीज में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में हम मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को, जिस तरह हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ स्टडी किया है, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बड़े सिंपल अंदाज में और बड़े ही आसान तरीके से पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कंडक्टिविटी की बुनियाद पर किसी मटेरियल में, किसी सॉलिड में करंट गुजरने की, इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की जो सलाहियत है, उसकी बुनियाद पर अगर हम सॉलिड्स को डिवाइड करें तो हम उन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो है दे आर गुड टू कंडक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें करंट आसानी से सेटअप हो सकता है, चार्जेस आसानी से फ्लो कर सकते हैं, करंट आसानी से इनमें कंडक्ट कर सकता है। बच्चों, करंट के कंडक्ट करने की या आसानी से कंडक्ट करने की वजह क्या होती है? तो इसकी वजह होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके मटेरियल में से करंट फ्लो करेगा या करंट फ्लो नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे या नहीं होंगे। बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल, उन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उन शेल्स को हम कहते हैं वैलेंस शेल। अब जो कंडक्टर्स होते हैं इनके वैलेंस शेल वाले या आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि उनके न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स पर वो बड़ी वीक होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी भी अगर इनको एनर्जी मिल जाए, इवन रूम टेम्परेचर पर भी ये बड़ी आसानी से फ्री हो जाते हैं अपने एटम से, ठीक है, निकल जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये डिसाइड करते हैं कि आपका मटेरियल अच्छा कंडक्टर है या बुरा कंडक्टर है। तो कंडक्टर्स जो होते हैं बच्चों, दे आर गुड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनकी जो कंडक्टिविटीज़ हैं उनकी रेंज है 10 रेज टू दी पावर 7, यानी कि दे आर वेरी गुड टू कंडक्ट करंट, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हमारे पास सॉलिड्स के अंदर देखें तो कोई जिस तरह मेटल्स है, हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर हम बात कर लें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स जो हैं दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल वाले या सबसे आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, वो आसानी से फ्री नहीं हो सकते। सो इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें करंट फ्लो नहीं करता, या आप यूं कह लें कि इतना कम करंट फ्लो करता है कि हम उसको कंसीडर नहीं करते, और वो भी बहुत हाई वोल्टेज पर या बहुत ज़्यादा एनर्जी देने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि उनसे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इनकी कंडक्टिविटी की रेंज देखें तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा, इनकी कंडक्टिविटी 10 रेज टू द पावर -20 से 10 रेज टू द पावर -10 है, ठीक है। इसका मतलब है बहुत ही कम कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा है और कंडक्टिविटी इनकी बहुत ही कम होती है जी। बच्चों, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं सेमीकंडक्टर्स। बच्चों, सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनकी करंट को कंडक्ट करने की सलाहियत, करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी या कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती है, ठीक है। यानी कि ये इंसुलेटर से अच्छे कंडक्टर होते हैं लेकिन कंडक्टर से इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो आमतौर पर अगर देखा जाए 0 केल्विन पर, तो 0 केल्विन पर ये भी इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनके जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। लेकिन जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल मोशंस की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स
कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से ब्रेक करके फ्री हो जाते हैं, तो करंट को कंडक्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में है, यानी कि 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁻⁴ पर ओम पर मीटर तक इनकी कंडक्टिविटी की रेंज है। आप देख सकते हैं कि ये रेंज इंसुलेटर से ज़्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स एज अ इंसुलेटर भी डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर और एज अ कंडक्टर भी, ठीक है। लेकिन अगर ये एज अ कंडक्टर भी बिहेव करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये था हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर, करंट को कंडक्ट करने की बुनियाद पर हमने मटेरियल को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, और उनकी कंडक्टिविटी हमने देखी। और साथ में ये हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही ये डिसाइड करते हैं कि आपका मटेरियल करंट को कंडक्ट करेगा या कंडक्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो हमारा मेजर टॉपिक है, वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। यानी कि हमने सॉलिड्स को, कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को, सेमीकंडक्टर्स को हमने एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो बच्चों एनर्जी बैंड थ्योरी से पहले जो कंडक्टिविटी थी कंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स की या सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करते थे विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है ये बेस करता है बोहर थ्योरी के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मॉडल पूरी तरह से हमारे सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बयान या उनकी वजाहत नहीं कर सकता। इसलिए हमने इसको रिप्लेस किया विद एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ये बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है और कंप्लीटली डिफरेंशिएट करती है, बिल्कुल अलग अलग कर देती है कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को। तो ये जो हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी है, जिस तरह हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बोहर्स थ्योरी के ऊपर बेस करता है, हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी बच्चों ये बेस करती है वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जी एनर्जी बैंड थ्योरी है क्या। उससे पहले हमने एक सिंपल सा ये जो एक क्लासिकल मैंने मॉडल बनाया है एटम का। तो इसमें देखें हमारे पास ये जो कोर है एटम की, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाहर ये वो पाथ्स हैं जिन पाथ्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं, इनको हम शेल्स बोलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ ये क्लासिकल मॉडल है एटम का, ठीक है जी, सिर्फ समझाने के लिए। तो बच्चों ये जो न्यूक्लियस के करीब सबसे पहला शेल होता है, इसको हम के शेल बोलते हैं, फिर उससे अगला शेल जो है इसको एल शेल बोलते हैं, फिर उससे अगला एम शेल और उससे अगला एन शेल। बच्चों इन ऑर्बिट्स में या इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं। तो ये हमारा के एनर्जी लेवल हो गया। अगर हम एक चार्ट की शक्ल में बनाएं एनर्जी लेवल्स को, इसको देखते हुए, तो ये देखें ये सबसे पहला शेल है, ये सबसे पहला एनर्जी लेवल है के एनर्जी लेवल। उससे जो ज़्यादा एनर्जी वाला लेवल है वो एल एनर्जी लेवल है, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला लेवल जो है वो एम है, और उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो लेवल है वो एन है। इस तरह से आगे ये लेवल्स बढ़ते जाएंगे। बच्चों आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली ये लेवल्स बड़े ही डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, और आप आसानी से इनमें फ़र्क कर सकते हैं। ये के एनर्जी लेवल है, ये एल एनर्जी लेवल है, ये एम एनर्जी लेवल है और ये एन एनर्जी लेवल है। इन एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जीज हैं वो भी डिस्क्रीट हैं, ठीक है, जिस तरह आपने हाइड्रोजन एटम में भी पढ़ा। तो एनर्जीज जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम में वो क्वांटाइज भी होती हैं और डिस्क्रीट भी होती हैं। बच्चों ये एनर्जी लेवल्स भी डिस्क्रीट हैं। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज़ के अंदर गैप होगा। फ़र्ज़ करें कि अगर जो पहला एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, तो उससे जो अगला एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और जो उससे अगला है हो सकता है उसकी एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो ये देखें इन वैल्यूज़ के अंदर कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं है, कोई तसलसल नहीं है। इन वैल्यूज़ के अंदर जंप्स हैं, ब्रेक्स हैं, गैप्स हैं। तो इस तरह की वैल्यूज़ को कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो ये एनर्जी लेवल्स भी डिस्क्रीट है, ठीक है। इनके दरमियान इस तरह नहीं है कि अगर ये पहला एनर्जी लेवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो अगला 3 का होगा, अगला 4 का होगा, अगला 5 का होगा, ये नहीं होगा, कॉन्टीन्यूटी नहीं होगी, ये एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होंगे, ठीक है। तो ये तो है अगर हमारे पास एक सिंगल आइसोलेटेड एटम हो। अगर एक सिंगल आइसोलेटेड एटम हो तो उसके एनर्जी लेवल्स को बिल्कुल इस तरह से डिस्टिंक्ट हम एक दूसरे से देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग एक दूसरे से उनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम की बजाय 2 एटम आ जाएं, तो फिर क्या होगा बच्चों। ये देखें मैं इस एक एटम का
कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेता हूं, फर्ज कर लें कि मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ये आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल मैं कह लेता हूं जी n है, फर्ज करें तो ये n शेल का इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले तो सिर्फ इसका अपना न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसका एक ही एनर्जी लेवल था n, लेकिन जब इसके करीब दूसरा एटम आएगा तो दूसरे एटम का न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो नतीजा क्या होगा, ये एक एनर्जी लेवल अब स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो एनर्जी लेवल्स में। तो ये देखें जी, हमारा एक एनर्जी लेवल्स डिवाइड हो गया दो एनर्जी लेवल्स में। तो पहले ये था n, अब ये बन गया n1 और n2, ठीक है। इसी तरह से बच्चों फर्ज कर लें कि यहां पर एक और एटम आ जाता है, तीन एटम हो जाते हैं, ठीक है। अगर तीन एटम हो जाते हैं तो इस एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो इसको तीनों न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा, एक इसका एनर्जी लेवल जो पहले सिर्फ एक डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल था, अब वो तीन एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये देखें एक और एनर्जी लेवल यहां पर बन गया साथ में, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बन गया, n1 n2, ठीक है, और n3, ठीक है। यहां पर एक और एनर्जी लेवल आप बना दें। तो बच्चों आपने देखा कि एक अगर सिंगल आइसोलेटेड एटम हो तो उसके एनर्जी लेवल्स किस तरह से होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा एटम्स करीब आएंगे तो एनर्जी लेवल्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, एक एनर्जी लेवल ज्यादा एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये देखें, ये K था, फर्ज कर लें ये K था, ये L था, ठीक है, ये M था, ये जो भी था। अब ये K था तो ये बन जाएगा K1 K2 K3, ये बन जाएगा L1 L2 L3। तो आपने देखा जूं जूं एटम्स की तादाद बढ़ेगी हमारे एनर्जी लेवल स्प्लिट होते जाएंगे, मजीद तकसीम होते जाएंगे, एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स बनते जाएंगे। बच्चों सॉलिड्स जब बनते हैं, जब सॉलिड्स की फॉर्मेशन होती है या सॉलिड बनते हैं, तो आपको पता है कि सॉलिड में एक दो तीन चार एटम तो नहीं होते, वहाँ पर तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस एटम होते हैं, अरबों खरबों एटम्स होते हैं, ठीक है। तो उन अरबों खरबों एटम्स की वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं, एक एनर्जी लेवल बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है, एक एनर्जी लेवल बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये बहुत सारे एनर्जी लेवल मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एनर्जी बैंड। तो एक लेवल का बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाना बच्चों ये कहलाता है एनर्जी बैंड। तो ये हमारे पास एक एनर्जी बैंड बन गया। इस तरह से नीचे हमारे पास ये दूसरा एनर्जी बैंड बन जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये भी एक एनर्जी बैंड बन जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास एनर्जी बैंड्स बन जाएंगे। एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करें, आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी लेवल्स जो हैं, जिनको हम एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं, ये एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ गई हैं, ये क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स बन गए। तो यहाँ अब बाहर इनको देख के लग रहा है कि ये एक दूसरे के इतने करीब करीब आ गए, हो सकता है कि अब इनकी एनर्जीज कॉन्टिन्यूस हो जाएं, यानी कि अगर यहाँ पर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अगले की 2 हो जाए, उससे अगले की 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन नहीं, अभी भी चाहे ये क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स ही क्यों नहीं है, चाहे ये एनर्जी स्टेट्स एक दूसरे के करीब करीब ही क्यों नहीं है, इसके बावजूद इन लेवल्स की जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज अभी भी डिस्क्रीट हैं, उनमें अभी भी वैल्यूज के दरमियान गैप्स मौजूद हैं, चाहे ये बिल्कुल करीब करीब ही क्यों ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो एनर्जी लेवल के साथ अब एनर्जी बैंड किस तरह बनते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हमारे पास एनर्जी बैंड की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं, परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। बच्चों ये वो एनर्जी लेवल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी की वो वैल्यूज जो इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती हैं, उन वैल्यूज को हम कहते हैं परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। तो ये जितने भी लेवल बने हैं एक एनर्जी बैंड के अंदर, जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सारी कहलाती हैं परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी की वैल्यूज ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वो एनर्जी की वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये कहलाती हैं बच्चों परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप्स। ठीक है बच्चों, दो एनर्जी बैंड्स के दरमियान भी एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी की वैल्यूज हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन उन वैल्यूज को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता।
तो जिन वैल्यूज़ को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता या जिन लेवल्स को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यूज़ वो नहीं हो सकती, उनको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स या फॉरबिडन एनर्जी गैप्स या फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स, जो भी आप कह लें। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स और फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं जी वैलेंस बैंड को। बच्चों वैलेंस बैंड के अंदर वो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, या वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स जब स्प्लिट होते हैं, तकसीम होते हैं, तो वो मिलकर बनाते हैं एनर्जी का वैलेंस बैंड। मिसाल के तौर पर अगर इसी एग्जांपल में देखा जाए तो मैं कहता हूं कि मेरे पास आउटर मोस्ट शेल जो है वो n है, तो मेरे पास जो वैलेंस बैंड बनेगा सारे एटम्स के n शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाएंगे वैलेंस बैंड, या जो एनर्जी बैंड वो बनाएंगे वो कहलाएगा वैलेंस बैंड। बच्चों वैलेंस बैंड जो होता है ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता, नेवर एम्प्टी। वैलेंस बैंड हमेशा पार्शली फिल्ड भी हो सकता है और कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा। आगे चल के हमने एक्सप्लेन करना है कि कौन से मटेरियल में कौन सा बैंड जो है वो फिल्ड है या एम्प्टी है। तो बच्चों वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होता, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये पार्शली फिल्ड भी हो सकता है और कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है। तो ये पार्शली फील्ड भी हो सकता है, कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है जी कंडक्शन बैंड। बच्चों कंडक्शन बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के आगे आता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड से निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स मिलकर बनाते हैं कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके एनर्जी लेवल्स वैलेंस बैंड से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो मिलकर बनाते हैं कंडक्शन बैंड। बच्चों कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है, और फील्ड भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी कंप्लीटली फील्ड नहीं होता, ये हमेशा पार्शियली फील्ड होगा और कभी भी कंप्लीटली फील्ड नहीं होगा। तो अब हमने एनर्जी बैंड को समझ लिया, एनर्जी लेवल्स को भी समझ लिया, बैंड्स की डिफरेंट टाइप्स को भी समझ लिया। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर आप किस तरह से कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी हम एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के दरमियान फ़र्क को देखेंगे। तो अभी आपने समझा कि वैलेंस बैंड कौन सा बैंड होता है और कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड होता है। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में जो वैलेंस बैंड होता है बच्चों, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड। और जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी कि कंडक्शन बैंड जो है ये क्या होता है बच्चों, ये एम्प्टी होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक लार्ज एनर्जी गैप होता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है तो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में हमारे इंसुलेटर्स जो हैं दे आर वेरी बैड या पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह इनके पास वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड है लेकिन कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, और इसके एम्प्टी रहने की वजह कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक लार्ज एनर्जी गैप होता है। बच्चों इसकी मिसालें हमारे पास बहुत सारी हैं, वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है, रबर है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो बच्चों कंडक्टर्स के पास, तो बच्चों अभी हम बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स के पास प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, करंट के फ्लो करने के लिए। अगर हम एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर देखें, इनका वैलेंस बैंड देखें और कंडक्शन बैंड देखें, तो आप देख रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई फिजिकल गैप नहीं है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से
कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और जब वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे जो करंट में या इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरी बात, अगर इनके बैंड्स की बात की जाए तो बच्चों इनका जो वैलेंस बैंड है ये भी पार्शली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड तो कभी कंप्लीटली फिल्ड हो ही नहीं सकता, तो कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड इसलिए रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में जाते रहते हैं, और कंडक्शन बैंड से फिर वो करंट प्रोड्यूस करते रहते हैं, इसलिए इनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ही पार्शली फिल्ड होते हैं। तो वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड भी इनका पार्शली ही फिल्ड होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर्स की। तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती है। तो अगर एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर देखा जाए तो बच्चों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक स्मॉल सा गैप होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर थर्मल मोशन की वजह से भी उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो बच्चों इनके अंदर भी हमारा जो वैलेंस बैंड है वो पार्शली फिल्ड होता है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है। वैसे ये होता है 0 केल्विन पे अगर आप देखें तो 0 केल्विन पर हमारा कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, जिस तरह इंसुलेटर्स में होता है। तो 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर्स भी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल मोशन भी ज़्यादा होते जाते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके फ्री होते रहते हैं। तो उसकी वजह से फिर वो जो ही उनको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है टेम्परेचर की वजह से, तो वो वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, इवन रूम टेम्परेचर पर भी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर्स में मौजूद होते हैं जो करंट को कंडक्ट करते हैं। तो बच्चों ये आपने देखा एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, और फिर आपने देखा कि कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये किस मटेरियल में, किस तरह के जो है वो सॉलिड में ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है या पार्शली फिल्ड होता है। अगर सेमीकंडक्टर की एग्जांपल देखे जाएं तो हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर बच्चों कंप्लीट हो गया। इसमें हमने मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे उनको क्लासीफाई किया, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में। उसके बाद फिर हमने एनर्जी बैंड थ्योरी को देखा कि ये एक्चुअली होती क्या है, और फिर इसकी बुनियाद पर हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को पढ़ा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे सेमीकंडक्टर की फर्दर टाइप्स, जिसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।